एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना बेटा। तो देखो, जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख के पता चला कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, फिर अपनी मान्यता को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब आप देखो, परिमेय संख्या जब हमने इसको माना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप की होती है, जहां पे पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और पी और क्यू सहअभाज्य होते हैं। ठीक है। जहां पी क्यू सहअभाज्य हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। देखो, ये होती क्या है सहअभाज्य, जैसे कोई ग्रुप होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, जैसे एक 3 और 5 का ग्रुप हो गया, 2 और 3 का ग्रुप हो गया। ठीक है। और जैसे पी और क्यू का हम एक ग्रुप मान लें, क्योंकि हमने लिखा है पी क्यू सहअभाज्य हैं। ठीक है। तो देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सहअभाज्य होती क्या है। जैसे 3 और 5 है, तो 3 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 मिलेगा। 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 5 मिलेगा। ठीक है। इस वाले में 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2, और 3 का करेंगे तो 1 इंटू 3। ठीक है। ठीक इसी प्रकार पी का करेंगे तो 1 इंटू पी। ठीक है। क्यू का करेंगे तो 1 इंटू क्यू। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, 3 और 5 में इसका जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1। 2 और 3 में जो उसका कॉमन गुणनखंड क्या है, 1। ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई कॉमन गुणनखंड इसमें नहीं है। ठीक इसी तरह पी और क्यू का भी जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1। जैसे कोई संख्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है, वे संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे सहअभाज्य क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के जाके देखो, वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। बार बार अगर हम हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको देखने में दिक्कत होगी और आपका टाइम भी बहुत जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, दोनों साइड वर्क कर दिया, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा, पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो मिलेगा Q इज इक्वल टू P√2। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अब देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा Q² इज इक्वल टू P² इंटू 2। ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा Q² इज इक्वल टू 2P²। ठीक है। ये देखो, आप समझ गए ना, P√2 को हम कैसे 2P² कर सकते हैं। देखो, P का स्क्वायर मतलब P इंटू P इंटू √2 का स्क्वायर। ठीक है। जब √2 का गुणा √2 से करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और P से गुणा करेंगे तो P² मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 2P² हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा P² है इसको इधर लिख लेते हैं, और Q² के बटे में 2 भेज देते हैं। ठीक है। यहाँ से देखो क्या हुआ है, P² के पास से 2 इसके बटे में चला गया है। ठीक है ना। बस हमने क्या किया, इसको साइड चेंज करके लिख दिया, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे P² के बराबर में Q² बटे 2 आ गया। देखो, मेन चीज यहीं पे आके फंसती है। इस सवाल के दो पॉइंट हैं, जिसको समझ जाए ना बच्चा, तो वो इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से करेगा। वैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको समझाया है बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि Q² के बटे में 2 लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा किताब में लिखा होता है, चूंकि Q² का एक गुणनखंड 2 है,
तो क्यू का भी एक गुणनखंड दो होगा। देखो ये आपने किताब में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये पहला ऐसा पॉइंट है जिसको स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। देखो हम इसको क्लियर करते हैं। इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर से आपका टाइम ज्यादा लेने वाला हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्यू स्क्वायर है, जैसे क्यू को मान लें 10, ठीक है। तो जो क्यू स्क्वायर है, क्यू 10 स्क्वायर हो जाएगा। वो किससे, तो उसके बटे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बटे में कोई चीज लिखा है, इसका बटे में कोई अंक लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अब भाई 10 के बटे में 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से 10 कट जाएगा, है ना। तो कटना जैसे विभाजित करना, कटना या फिर गुणनखंड एक ही चीज हो जाएगी। जैसे देखो पहली चीज आप ये समझो, 10 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 10 का स्क्वायर 2 से विभाजित है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और वो किससे विभाजित है, 2 से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो Q है वो भी 2 से विभाजित है। कैसे भैया, देखो Q हमारा क्या है, 10, वो भी 2 से विभाजित है। अब आप कहोगे कि सर आप कभी कह रहे हो गुणनखंड, कभी कह रहे हो विभाजित, ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही। तो देखो बेटा, होता क्या है, जैसे अब कोई संख्या 10 है, ठीक है। उसको आप जब गुणनखंड करोगे, गुणनखंड कैसे करते हो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो 2 है उससे भी 10 विभाजित हो जाएगा। देखो इसको 10/2 भी लिख सकते हो और इसको 10/5 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जो हमारे गुणनखंड होते हैं वो हमारी संख्या को विभाजित भी तो करते हैं, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो इन्होंने लिख दिया क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है। जैसे 10 को 2 विभाजित कर रहा है तो 10 का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है। तो यही इनका कहने का मतलब है, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, तो जो संख्या विभाजित करती है जैसे 2, वो ऊपर वाली संख्या का एक गुणनखंड होता है, ठीक है ना। इतने में मैं आपको बस यही चीज समझाना चाहता था, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई, ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये समझाया कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। देखो आपकी किताब में एक प्रमेय लिखी हुई है जो ये कहती है कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्यू को 10 माना, क्यू को 10 माना, ठीक है, और उसका स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, 100, जो क्या है 2 से विभाजित है। तो इनका कहने का मतलब है कि Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। कहने का मतलब जो ये 10 है ना, जो Q है, देखो Q हमारा 10 था, ये भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये आपकी प्रमेय कहती है, आपकी किताब में लिखी हुई है। तो ये आप समझ गए, जो हमारा पहला पॉइंट है ये बहुत जरूरी है कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये कैसे होगा, ये आपकी प्रमेय कहती है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया ये कैसे होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये भी समझ गए कि विभाजित और गुणनखंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ है ना क्यू स्क्वायर बटे 2, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो बटे में लिखा हुआ है, विभाजित कर रहा है, फिर आपने गुणनखंड क्यों लिख दिया। तो जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, उस संख्या का गुणनखंड, ठीक है। यही मेरा मतलब था जो इधर मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा Q है, Q हमारा Q का एक गुणनखंड 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः Q इज इक्वल टू 2C, जहां C एक पूर्णांक है। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं जिनको बच्चा अगर समझ जाए तो वो परेशान हो ही ना।
तो पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, जहां पे आपने देखा कि इन्होंने 2c क्यों रखा, आपने किताब में देखा होगा कि q इक्वल टू 2c लिखा हुआ है। तो सर ये 2c कहाँ से आ जाता है, ये बता दो हमें, है ना। ये देखो बेटा, ये कहाँ से आ जाता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, होता क्या है, हम यहाँ पे रफ साइड में लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि Q Q का भी एक गुणनखंड दो है। Q जो है उसका एक गुणनखंड दो है। ठीक है ना। तो आपने देखा जब आपने P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q जब एक परिमेय संख्या मानी थी, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या मानी थी, तो वहां पे आपने देखा था कि जो ये देखो यहाँ पे P और Q है, उसका एक गुणनखंड एक भी था। ठीक है, एक भी तो था। ये जो देखो ये एक लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एक भी तो इसका एक गुणनखंड था, Q का, था कि नहीं। तो यहाँ पे 2 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका कोई एक गुणनखंड और भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, इंटू कुछ और भी हो सकता है जो हमें पता नहीं है। ठीक है ना। 2 तो हमें पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड है Q का, लेकिन हमारा हमको जो इसके अन्य गुणनखंड है, जो अन्य गुणनखंड है वो तो नहीं पता चले ना। तो हमने क्या किया कि उसको हमने C का नाम दे दिया, 2 इंटू C। C पूर्णांक इसलिए है क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, उसका जो अंश और हर होता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा C एक पूर्णांक है। देखो ये दो मेन पॉइंट थे जिनको आपको इस क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होगे दोनों पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत दिल से समझाया है बेटा। और देखो एक पॉइंट ऊपर जो है ना हमारा सह अभाज्य वाला, ये तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत मेन है। ठीक है, इन्हीं तीन क्वेश्चन से इसके आंसर आएंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो Q का मान है 2C जो आया है, उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, Q का मान, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बेटा। अब देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू हमारा कितना है 2C, उसका स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4, 4C स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2C स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि सी स्क्वायर लिखकर हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर के बटे में 2 भेज देंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ से ये 2 हट के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको साइड चेंज करके लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो पी का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, जैसा अभी हमने यहाँ पे ऊपर समझा था ना कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, जो मैंने देखो आपको इतना सारा समझाया था, ये वाला है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो पी का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए पी का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है ना बेटा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। आप ये समझ गए कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो पी का भी एक गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर अभी अभी आपको समझाया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होगे। अब बेटा एक चीज देखो, आपको यहाँ समीकरण 1 व 2 से एक चीज पता चलेगी। समीकरण 1 व 2 से पहले हम समीकरण नंबर 1 में आते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रहा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर
1। इससे आपको ये पता चलेगा कि Q का एक गुणनखंड 2 है। ये देखो आपको यहाँ पे दिखेगा Q का एक गुणनखंड 2 है, Q का एक गुणनखंड 2 है। समीकरण नंबर से एक चीज आपको पता चली, ठीक है। अब बेटा आते हैं हम समीकरण नंबर 2 पे, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा P का भी एक गुणनखंड 2 है। पता चला आपको? अब यहाँ पे देखो, समीकरण 1 व 2 से आपको पता चला कि P और Q दोनों का दोनों का एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य एक गुणनखंड गुणनखंड क्या है? अन्य गुणनखंड 2 भी है, ठीक है। देखो, जब हमने ऊपर लिखा था कि जहां P और Q सह अभाज्य है, वहां हमें पता चला था P और Q का जो कॉमन गुणनखंड है वो 1 है ना? यही तो हमें पता चला था। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो क्या हुआ, P और Q का एक कॉमन गुणनखंड हमें 2 भी मिल गया। कहने का मतलब P 1 इंटू Q था और Q हमारा सॉरी P था और Q हमारा क्या था? 1 इंटू Q। तो हमें यहाँ पे इसका एक कॉमन गुणनखंड और मिल गया 2, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, क्या ये अब सह अभाज्य संख्या रही? जैसा कि मैंने आपको समझाया, सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है वो तो एक ही होता है, और यहाँ पे इसका कॉमन गुणनखंड देखो 2 भी हो गया। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। और बेटा देखो, होता क्या है कि जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो उसके जो अंश होता है, परिमेय संख्या का अंश और हर जो होता है वो क्या होते हैं? सह अभाज्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसके अंश और हर सह अभाज्य है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q दोनों दोनों का एक के अतिरिक्त अन्य एक गुणनखंड 2 भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, देखो बेटा हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व 2 से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। सह अभाज्य क्यों नहीं है, ये आप अभी अभी यहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है बेटा। तो देखो, इससे यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q सह अभाज्य नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारी कल्पना यहाँ पे गलत हो गई, जो हमने माना था P और Q सह अभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P और Q दोनों का एक के अतिरिक्त अन्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो हमारी कल्पना P और Q सहवाज है उसको गलत साबित करता है, ठीक है ना। जिससे यह साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने अपनी भाषा में यहाँ पे लिख दिया, ये भी एकदम सही है। आप ये मत सोचिए कि यह गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप 1/√2 को अपर में साबित कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना।